अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो अपवर्तन से रिलेटेड हमने डेफिनेशंस देख ली थी कि लेंस कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से उनकी डेफिनेशंस होती हैं, कौन कौन सी फोकस क्या होती है उसमें, प्राथमिक मुख्य फोकस क्या होगा, इन सब के बारे में हमने देख लिया था। अब हम आते हैं डेरिवेशंस पर। तो डेरिवेशंस पे आएंगे तो सबसे पहला है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। अब गोलीय पृष्ठ है वो कौन सी पृष्ठ लेंगे, हम उत्तल पृष्ठ लेंगे। उत्तल पृष्ठ क्यों लेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस है वो प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है, तो रियल इमेज बनती है। इस कारण हम उत्तल पृष्ठ लेंगे और यहां से डेरिवेशन सोल्व करेंगे कि किस तरह से ये इससे अपवर्तन का सूत्र होगा। इसको पढ़ने से पहले एक बात, लेंस जब भी बनता है वो कितनी गोलीय पृष्ठों से मिलकर बनता है, दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बनता है। एक पृष्ठ इस साइड रहती है और दूसरी पृष्ठ इस साइड रहती है। दो पृष्ठ होती हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। आप आई बटन में जाके, यहाँ पे आई बटन है उसमें जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दो पृष्ठ होंगी, जो बाईं ओर से जो आने वाली पृष्ठ होगी वो पहली पृष्ठ होती है और इधर से आने वाली पृष्ठ कौन सी होती है, आगे की ओर दूसरी पृष्ठ होती है। तो इसी प्रकार यहां पर हम लेंस की एक पृष्ठ लेंगे, क्योंकि लेंस में कितनी पृष्ठों से अपवर्तन होता है। लेंस में अगर हम बात करें तो देखो ये दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये और एक पृष्ठ ये P1 पृष्ठ है और ये P2 पृष्ठ है। पहले अपवर्तन इस पृष्ठ से होगा और बाद में अपवर्तन कौन सी पृष्ठ से होगा, दूसरी पृष्ठ से। तो एक लेंस में कितनी बार अपवर्तन होता है, दो बार अपवर्तन होता है। अब दो बार अपवर्तन को हम अलग अलग करके देखेंगे कि पहला जो अपवर्तन होगा वो कौन सी घटना होती है, किस तरह से होगी, और दूसरी घटना कैसे होती है, उसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे देखो, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस, उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन की घटना देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लेंस बनाते हैं और लेंस में भी उत्तल लेंस की एक ही पृष्ठ लेते हैं, चाहे वो आप सेकंड लो या फर्स्ट लो। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रकाश किरण हमेशा कौन सी ओर से आपतित की जाती है, बाईं ओर से आपतित की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पृष्ठ बनाते हैं, उत्तल पृष्ठ। सपोज करो ये एक पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ है, उत्तल लेंस की, दूसरी पृष्ठ इस साइड है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक उत्तल लेंस हो, वो बहुत बड़ा लेंस है हमारे पास ऐसे, लेकिन हम उसकी एक पृष्ठ ले रहे हैं। एक पृष्ठ लेंगे तो इधर क्या रहेगा, वायु, और दूसरी पृष्ठ जहां तक जुड़ी रहेगी तो ये पूरा का पूरा लेंस है। देखो यहाँ से एक पृष्ठ ये है और दूसरी पृष्ठ है, ये वाला क्या होता है, कांच होता है, और इधर क्या होती है, वायु होती है। तो इसी प्रकार इस पृष्ठ में इस लेंस को बीच में से काटते हैं। बीच में से काटेंगे तो ये इधर वाला कौन सा माध्यम रहेगा, कांच रहेगा, सघन माध्यम बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार ये पृष्ठ लेंगे, इस पृष्ठ को AB नेमिंग कर देते हैं। यहां से ये इसकी क्या मान लेते हैं, मुख्य अक्ष मान लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर इसका ये वाला बिंदु कौन सा होगा, ये वाला बिंदु मान लेते हैं पहली पृष्ठ का ध्रुव होगा, उसे बोलते हैं P1, मुख्य अक्ष होगी। मुख्य अक्ष इस पृष्ठ का यहां पर क्या मान लेते हैं, वक्रता के अंदर C ले लेते हैं, क्लियर है। ये यहां पे लेते हैं पहली पृष्ठ, एक पृष्ठ है। अब देखो ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ को हमने लेंस को कट किया है, तो इधर तो क्या रहेगी, वायु रहेगी, ये इस साइड क्या रहेगी, वायु, और वायु होगा तो कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम। और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कितना मान लेते हैं हम, N1। ये विरल माध्यम है और इसका अपवर्तनांक है N1। इसके बाद में यहां से लेंस को कट किया तो इस साइड माध्यम ये कौन सा बनेगा, ये इधर वाला जो माध्यम बनेगा वो बनेगा कांच रहेगा, और कांच होगा वो कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना मान लेते हैं, N2। ये अज्यूम कर लेते हैं कि वायु है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक है N1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक है N2। एक प्रकाश किरण है, एक वस्तु है, वो इस साइड रखते हैं। मान लो सपोज करो एक वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ये एक वस्तु रखी हुई है, ऑब्जेक्ट O, इसको बोलते हैं बिंब। वस्तु है, ये बिंब रखा हुआ है। इस बिंब से यहां पर लेंस की पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होगी। तो आपतित होने से जो प्रतिबिंब निर्माण होगा, तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें कम से कम कितनी अपवर्तित किरणें चाहिए, दो किरणें चाहिए। तो यहां से प्रकाश किरण को आपतित कराते हैं। तो एक प्रकाश किरण जा रही है, वो लेंस के बिंदु यहां पर आपतित होती है। कौन से बिंदु पर आपतित होती है, मान लेते हैं बिंदु N पर आपतित होती है। ये वाला ये आपतित किरण है, एक प्रकाश किरण बिंदु N पर जाती है। अब इस पृष्ठ पर जाने के बाद में यहां पर कौन सी घटना होगी, अपवर्तन की घटना। तो अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरण कौन से माध्यम में जाएगी, अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में जाएगी। विरल माध्यम से सघन में जा रही है, तो अभिलंब से अभिलंब की ओर झुकती है। तो अब यहां पे इस बिंदु पर अभिलंब बनाए तो अभिलंब कौन सा होगा, तो अभिलंब मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई लेंस या दर्पण में वक्राकार पृष्ठ होती है तो उसके किसी भी बिंदु पर अभिलंब हमेशा उसके कहां से गुजरता है,
वक्र का केंद्र से गुजरता है। तो इस बिंदु पर जो अभिलंब की स्थिति होगी वो अभिलंब कहां से गुजरेगा, इस वक्र का केंद्र से जाने वाला ये अभिलंब होगा। अभिलंब के साथ आपतित किरण का बना कोण कौन सा कोण कहलाता है, आपतन कोण, ये आई हो जाएगा। और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के पश्चात ये कैसे हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो अपवर्तित किरण कौन सी जाएगी, ये इस तरीके से अपवर्तित किरण जाएगी। तो एक अपवर्तित किरण ये रही और ये वाला अभिलंब के साथ बनने वाला कोण कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण, जिसको हम किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे, ठीक है। आपतित किरण ON आई कोण बनाएगी और अपवर्तित किरण N, और इस बिंदु पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पे बाद में नाम दे देंगे इसको, ये इस तरीके से जा रही है, अपवर्तित किरण होगी, कितना कोण बना लिया, अपवर्तन कोण R। एक प्रकाश किरण आ गई, दूसरी प्रकाश किरण, इस वस्तु O से एक प्रकाश किरण अभिलंब मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित होती है। जब मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित होने वाली प्रकाश किरण, क्योंकि मुख्य अक्ष से क्या बनता है, अभिलंब, ये देखो अभिलंब है ना, वक्र का केंद्र से जाने वाली रेखा, तो अभिलंब के अनुदिश जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो क्या होती है, सीधी ही गुजर जाती है। तो अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण सीधी ही गुजर जाएगी, और जहां पर दोनों अपवर्तित किरणें मिलेंगी, यहां पर वहां पर क्या बनेगा, ये भी अपवर्तित किरण और ये भी अपवर्तित किरण दोनों मिलेंगी, वहां पर बनेगी इमेज, वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यहां पर इस बिंदु आई पर दोनों अपवर्तित किरणें मिलने पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आई, यहां से ये प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। ये वाला कोण हो गया आपतन कोण, ये वाला कोण कौन सा हो गया, अपवर्तन कोण। अब अपवर्तन की घटना में मैंने आपको एक और कोण बताया था, विचलन कोण। तो विचलन कोण कौन सा होता है, तो विचलन कोण की बात करें तो विचलन कोण के बारे में डेफिनेशन मैंने बताई थी कि आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तित किरण की दिशा के मध्य बना कोण कौन सा कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। क्या, आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तित किरण की दिशा के मध्य बना कोण। तो आपतित किरण की दिशा किधर है, ये, और अपवर्तित किरण की दिशा कौन सी है, ये। आपतित किरण की दिशा को आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके से आपतित किरण की दिशा, और अपवर्तित किरण की दिशा ये इस साइड है, तो दोनों के मध्य बना कोण कौन सा कोण हो जाएगा, ये विचलन कोण होता है। यहाँ पे ये बात करते हैं। अब यहां पर आते हैं, तो हमने वस्तु से क्या बना लिया, प्रतिबिंब। अब इससे सूत्र, अपवर्तन का सूत्र हमें डिराइव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु N से ये वक्राकार पृष्ठ होती है, तो इस वक्राकार पृष्ठ को हम मान लेते हैं कि ये वक्र है, बहुत ही कम होता है, लगभग ये समतल पृष्ठ की तरह कार्य करती है। तो हम क्या करें, एक यहां से इस बिंदु, इस मुख्य अक्ष पर बिंदु N से लंब डाल दें, और वो लंब का जो बिंदु आएगा वो किसके संपाती मान लेंगे, हम P1 के संपाती मान लेते हैं। तो बिंदु N से मुख्य अक्ष पर लंब डालने पर कहां पे मिलता है, बिंदु M पर मिलता है, ये लंब डाल दिया, और बिंदु M तथा P1 दोनों ही क्या है, संपाती है। क्लियर है, यहां से इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब देखो यहां पर वस्तु की इससे दूरी, तो वस्तु की दूरी को किससे लिखा जाता है, वस्तु की दूरी को लिखा जाता है u से, स्मॉल u, ये हो गया। और प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, स्मॉल v से लिखते हैं, ये प्रतिबिंब की दूरी होगी। और इस गोलीय पृष्ठ की, उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यहां से लेके यहां तक की ये दूरी होगी, क्योंकि ये बिंदु P1 और M दोनों संपाती है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, यहां तक इस बिंदु तक C तक ये हो जाएगी इसकी वक्रता त्रिज्या R। क्लियर है, यहां पे इस तरीके से मान लेते हैं। अब ये तो क्या बन गया, हमारा प्रतिबिंब निर्माण का एक डायग्राम बन गया। अब यहां पर हम ये लेते हैं कि जो आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष से कितने डिग्री का कोण बना रही है। मान लेते हैं कि ये आपतित किरण मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बनाते हुए आपतित होती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये अल्फा। क्लियर है, अभिलंब है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, मुख्य अक्ष से अभिलंब है वो बीटा कोण बना रहा है, और जो अपवर्तित किरण होगी वो इससे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, मान लेते हैं ये गामा कोण बन रहा है, ये गामा है। क्लियर है, ये देख लेना, ये है अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये तीनों कोण बन रहे हैं। कहां से ये कोण बना रहे हैं, वस्तु बना रही है अल्फा कोण, अभिलंब बना रहा है बीटा कोण, और ये बन रहा है गामा। ये कोण क्यों लिए हमने, कोण इसलिए लिए क्योंकि जब भी हम प्रकाश किरणों पे बात करते हैं तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगती है। ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो साइन कोस टेन कोट लाल बटे का लंब आधार करण वाला, इसमें ज्यादातर ये रूल लगेगा वो tan का लगता है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें तो नीचे वाली आधार पता होता है, जो लंब होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है, जबकि आपतित किरण और अपवर्तित किरण होती है वो करण की तरह कार्य करती है।
करंट की तरह होती है और करंट की लंबाई हमें पता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपतित किरण की लंबाई भी नहीं पता और अपवर्तित किरण की लंबाई भी नहीं पता, तो ज्यादातर हम tan का यूज करते हैं। तो यहां पर देखते हैं आपतन कोण कौन सा है। आपतन कोण कौन सा होगा, कोण इसको नाम दे देते हैं, यहां से अभिलंब मान लेते हैं, ये C है तो इसको मान लेते हैं X मान लेता हूं। तो आपतन कोण कौन सा होगा, XNO, XNO = I। तथा अपवर्तन कोण कौन सा होगा, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण कौन सा है, CNI, ये वाला है ना R, तो CNI बराबर होगा R। ठीक है, यहां पे अपवर्तन की घटना हो रही है और अपवर्तन की घटना होगी तो कौन सा नियम लगेगा, अपवर्तन का नियम। और अपवर्तन का नियम मैंने आपको बताया कि नियम होता है स्नेल का नियम। क्या होता है, sin I upon sin R = म्यू। म्यू भी क्या होता है, वो होता है उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है और किसके सापेक्ष, जिस माध्यम से प्रकाश किरण आती है। इसका मतलब यहां से N2 का अपवर्तनांक होगा तो किसके सापेक्ष होगा, N1, क्योंकि N1 से आ रही है और किसमें जा रही है, N2 में। तो कौन सा नियम लगाएंगे हम, स्नेल का नियम लगेगा। अब स्नेल के नियम में यहां से हमें अपवर्तन का सूत्र बनाना है। देखो कई बार क्या होती है, एक होता है रटने वाला सिस्टम, वो सिस्टम हमें नहीं रखना है, हमें समझने वाला सिस्टम रखना है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की घटना हो रही है तो अपवर्तन में लगेगा किसका नियम, स्नेल का नियम। तो हमेशा ध्यान में रखना है, स्नेल का नियम होता है sin I upon sin R। यहां से होता है sin I upon में sin R = म्यू, और म्यू को हम क्या लिख देंगे, N2 upon N1। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो I चाहिए और हमें R की वैल्यू चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि अपवर्तन की घटना में। तो ये I और R कोण कहां से निकलेंगे, त्रिभुजों से। त्रिभुजों से बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से त्रिभुज में। यहाँ पे देखो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 3 त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है NNO, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है। फिर दूसरा कौन सा बन रहा है, NNC, एक त्रिभुज ये बन रहा है, देखो विलंब वाला। और तीसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, NM और I, ये बड़ा वाला। 3 त्रिभुज बन रहे हैं। इन तीनों त्रिभुज में बात करते हैं। तो सबसे पहले किसमें देखते हैं, यहाँ पे बता रहा हूं मैं, इसके बाद में यहाँ पे आते हैं त्रिभुज कौन कौन से। ये है OMN, त्रिभुज CNN तथा त्रिभुज IMN में। इन तीनों त्रिभुज में बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसमें लंब और आधार का रोल होता है। क्यों, क्योंकि करंट की लंबाई हमें पता नहीं होती है। तो इसकी लंबाई हमें पता है u है, और ये लंब होगा वो क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगा, वो तीनों में कॉमन है, इसलिए 10 लेंगे। इसमें बात करें तो क्या होगा, tan अल्फा। tan अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा कोण का tan मान लेंगे तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना होगा, mn अपॉन में mo। tan अल्फा = mn अपॉन में mo, कॉमा tan बीटा। इसकी बात करें tan बीटा की इस दूसरे त्रिभुज में, तो tan बीटा के सामने लंब ये हो गया mn अपॉन में mc, तो mn अपॉन में nc, ये हो जाएगा tan बीटा। और तीसरा कौन सा होगा, तथा tan गामा। तो tan गामा लेंगे तो tan गामा कहां से निकलेगा, तीसरे त्रिभुज में गामा का tan लेंगे तो mn अपॉन में mi, तो ये हो जाएगा mn अपॉन में mi। ये बन गया तीनों त्रिभुज से tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा। इन तीनों की बारे में यहां पे हमने लिख दिया। अब सपोज करो इसमें ये जो प्रकाश किरण है वस्तु O से आ रही है, वो बिंदु N पर ना होकर इस गोलीय पृष्ठ के ध्रुव के पास में आपतित हो। यहां पे आपतित होगी तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, अति अल्प हो जाएगा। मतलब एकदम से बहुत कम मान पे आपतित हो तो आपतन कोण अल्प होगा, तो कोण अल्फा, बीटा और गामा तीनों के मान भी क्या हो जाएंगे, अति अल्प हो जाएंगे। तो यहां से हम एक लाइन लिख सकते हैं, यदि, यहां पर कर रहा हूं मैं डेरिवेशन, यदि आपतन कोण I अति अल्प हो, ये अति अल्प होगा, तो अति अल्प होने पर अल्फा, बीटा तथा गामा ये भी क्या होंगी, अति अल्प होंगे। और तीनों कोण अति अल्प होने पर तीनों के मान, जब
अल्फा का मान अति अल्प हो तो tan अल्फा किसके बराबर होता है, लगभग अल्फा के बराबर होगा। अति अल्प हो तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा, tan अल्फा लगभग बराबर होगा अल्फा बराबर, क्योंकि tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, mn अपॉन में mo, ठीक है, ये यहां से आएगी। इसी प्रकार tan बीटा लगभग बराबर होगा बीटा के, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगी, mn अपॉन में mc, mn अपॉन में mc, और tan गामा लगभग बराबर हो जाएगा किसके, गामा के, और गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mn अपॉन mi, ये हो जाएगी mn अपॉन में mi, ठीक है। ये तीनों वैल्यू हमने यहां पे लिख ली, इनको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये और गामा की वैल्यू ये है। तीनों को हमने डिसाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज में आते हैं। तो 10th क्लास में त्रिभुजों की प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी है, आपको याद है तो सही है, और नहीं भी याद है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी है। अब देखो त्रिभुजों की एक प्रॉपर्टी होती है, मान लो ये त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज, तो इस त्रिभुज के अंदर जो बनने वाला कोण होगा, ये वाले कोण, वो वाले कोण कौन से कोण होते हैं, अंतः कोण, इंटरनल एंगल बोलते हैं इनको, ठीक है, इंटरनल एंगल, और बाहर वाले होते हैं उनको बोलते हैं बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। तो ये वाला कोण, जैसे इस भुजा को, किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दें, तो इसके साथ ये बनने वाला कोण कौन सा कोण होगा, बहिष्कोण। एक प्रॉपर्टी आपने जरूर पढ़ी होगी कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, जैसे ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण उसके सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बहिष्कोण है, तो इस वाला अंतःकोण छोड़ दो, इसके सम्मुख दो अंतःकोण कौन से, ये वाले कोण, इन दोनों के योगफल इसके बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर उससे बनने वाला बहिष्कोण उस त्रिभुज की दो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी आपको नोट्स में लिख के दे दूंगा, यहां पे मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बात करते हैं, अब देखो त्रिभुज कि ऐसे त्रिभुज ढूंढो जिनमें अंतःकोण और बहिष्कोण है। तो एक त्रिभुज यहां पे बात करते हैं, त्रिभुज NOC, देखो ये वाला त्रिभुज है पूरा का पूरा, तो इसमें दो अंतःकोण, एक तो अल्फा है, एक बीटा है, और एक बहिष्कोण क्या है, I, है ना। तो यहां पर बात करते हैं, अतः त्रिभुज कौन सा है, NOC, त्रिभुज NOC में, तो त्रिभुज NOC में तथा अब एक और त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा है, दूसरा, एक घेरा देखो छोटा वाला, इसमें भी दो अंतःकोण है, एक तो R है और एक है गामा। R और गामा इस त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाए, तो ये वाली भुजा इसको इधर आगे बढ़ाए, तो ये बनने वाला बीटा, ये कौन सा कोण होगा, बहिष्कोण। तो एक त्रिभुज ये छोटा वाला लेंगे, एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, और एक ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज कौन सा है, NCI, तथा त्रिभुज NCI में इन दोनों त्रिभुज में बात करें, वही बहिष्कोण किसके बराबर होगा, दो अंतःकोणों के योग के बराबर। यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बहिष्कोण बराबर होगा अंतःकोण प्लस में अंतःकोण, दोनों के योगफल के बराबर होता है। ये लाइन होती है, शॉर्ट में लिखते हैं। तो यहां पे देखो इस त्रिभुज में बात करते हैं, तो NOC की एक भुजा, इसको आगे बढ़ाते हैं, देखो विलंब वाले को आगे बढ़ाए तो बनने वाला बहिष्कोण कितना है, I, इसका मान किसके योगफल के बराबर होगा, दो सम्मुख अंतःकोण, मतलब इसको छोड़ के अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, I के इक्वल। तो यहां से लिख सकते हैं अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल्स टू I, तथा एक समीकरण तो ये बन गया, तथा अब दूसरे की बात करें तो दूसरा समीकरण कौन सा निकल के आएगा, इसमें NCI त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर ये कौन बन रहा है, बीटा, इसका अंतःकोण छोड़ दो, सम्मुख दो अंतःकोण कौन सा, R और गामा, तो बीटा इज इक्वल्स टू R प्लस गामा। तो यहां पे लिख देंगे R प्लस गामा इज इक्वल्स टू बीटा, ये हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहां से देखो ये तो I की वैल्यू आ गई, ये बीटा की वैल्यू आ गई, हमें बीटा नहीं चाहिए क्योंकि गोलीय पृष्ठ से क्या हो रहा है, अपवर्तन। ध्यान से देखना, दिमाग चला के ये सोचना है आपको कि हमें अपवर्तन की घटना में तो I चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, हमें R चाहिए। तो यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, R की। गामा को उधर ले जाओ तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू बीटा माइनस में गामा, ये R की वैल्यू आ गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, इतना काम था, वो हमारा काम हो गया। यहां तक अगर आप
आप कर लोगे तो इसका मतलब आपने पूरा डेरिवेशन क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। इतना काम होते ही अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको क्या लगाना है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, और अपवर्तन का सूत्र क्या कहता है, स्नेल का नियम, sin i अपॉन sin r। i की वैल्यू यहां से उसमें रख दोगे और r की वैल्यू क्या रख दोगे, यहां से उसमें रख दोगे। तो अब अपवर्तन के नियम से, क्योंकि अपवर्तन का नियम लगेगा, तो अपवर्तन के नियम से, अपवर्तन के नियम से कौन सा नियम है, स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगा। तो स्नेल का नियम कहता है कि sin i अपॉन में sin r इज इक्वल्स टू होगा म्यू, और म्यू इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि उस माध्यम का अपवर्तनांक लिया जाता है जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है, किसके सापेक्ष, जिससे प्रकाश किरण आती है, n1 के सापेक्ष n2 का अपवर्तनांक। अब यहां पर i और r की वैल्यू रखें, तो i की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा रखेंगे तो sin अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। ये भी नहीं करना है। यहां पे एक लाइन मानी थी हमने कि ये प्रकाश किरण यहां पर इसके पास में आपतित हो, तो देखो यहां पे एक लाइन क्या लिखी है, यदि आपतन कोण अति अल्प है, इसका मतलब जब i का मान अति अल्प होगा तो r को i से भी क्या होगा, छोटा, तो i भी क्या, r भी क्या हो जाएगा, अति अल्प। तो आपतन कोण i तथा r अति अल्प हो तो ये अति अल्प होंगे, और अति अल्प होने पर sin i किसके इक्वल होता है, i के, और sin r भी किसके इक्वल होगा, r के। तो sin i इक्वल लगभग बराबर होगा i तथा sin r भी किसके इक्वल होगा, लगभग बराबर होगा r के। तो sin i की जगह तो i लिख देंगे और sin r की जगह r लिख देंगे। अतः i अपॉन में r इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ये मैंने निरपेक्ष अपवर्तनांक में भी बताया था, और वहां पे आपको एक बात बोली थी मैंने कि इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा n1 इनटू में i इज इक्वल्स टू n2 इनटू में r। अब वैल्यूज पुट कर दो, ये वाला जो समीकरण बना है इसको, समीकरण को नामकरण कर दो, कितना 3 बन गए, इसको 4 ले लो। समीकरण 4 में समीकरण 2 व 3 से i व r की वैल्यू रखने पर, तो समीकरण 2 3 व 4 से अब यहां से देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने पर n1 इनटू में i की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा, ये लो अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल्स टू n2 इनटू में r, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ये वैल्यू पुट कर दी। अब यहां से आगे इसको डिराइव करके सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वैल्यूज पुट करने के लिए अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, बीटा की वैल्यू पुट करनी है और गामा की वैल्यू पुट करनी है। कहां से पुट करेंगे, समीकरण नंबर 1 से। अल्फा की वैल्यू ये रही, बीटा की वैल्यू ये रही और गामा की वैल्यू ये रही। ये इसमें पुट करने के बाद में हम अपने डेरिवेशन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम से समझ में आ गया है। इसको नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं, इसी स्टेप को आगे करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। हमारी लास्ट स्टेप आई थी n1 इनटू में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू n2 इनटू बीटा माइनस गामा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर देंगे। देखो अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, तो समीकरण 1 से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, यहां पे मैं लिखते हैं, देखो n1 इनटू में अल्फा की वैल्यू कितनी है, nm अपॉन mo, तो ये हो जाएगी mn अपॉन में mo प्लस में mn अपॉन में बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है mc, ये हो जाएगी mc इज इक्वल्स टू n2 इनटू में यहां से बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू पुट कर दो, तो बीटा की वैल्यू है mn अपॉन में nc माइनस में mn अपॉन में mi, सॉरी ये mc, ठीक है। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखो यहां से इसमें mn कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो, और इसमें से भी mn कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 इनटू में mn बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन में mo प्लस में 1 अपॉन में mc इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा n2 इनटू में mn और इनटू में 1 अपॉन में mc माइनस में 1 अपॉन mi। ये वैल्यू हो गई यहां से, mn से mn कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 है तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक विरल का और n2 है सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। अब यहां
वैल्यू क्या आ रहा है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखो MO की वैल्यू M से लेके O तक की वैल्यू MO इधर, यहां पर आपको वैल्यूज पुट करनी है विद साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया था। अगर आप इसको मूल बिंदु मानो तो मूल बिंदु के पीछे की साइड ये कौन सा एक्सिस होगा, देखो अगर ऐसे माने तो इधर वाला माइनस एक्स एक्सिस होगा, तो इधर वाली सभी दूरियां मापी गई दूरियां पीछे की साइड वो क्या होंगी, नेगेटिव होगी। अब एक चीज और ध्यान में देखो, यहां से मैं इसको MO लिख रहा हूं, OM क्यों नहीं लिखा, MO लिखा मैंने, OM नहीं लिखा, क्यों? इसका रीजन है क्योंकि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, ध्रुव से, तो इधर से इधर दूरी मापी है, ना कि इधर से इधर। तो ये वाली MO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, U, लेकिन इसमें आएगी नेगेटिव, तो माइनस U। तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो N1 इनटू में 1 अपॉन माइनस U प्लस में 1 अपॉन MC, MC का है ये M से लेके C तक की वैल्यू कितनी होगी, R, उधर मापी गई सभी दूरियां इधर पॉजिटिव, तो ये आ जाएगी प्लस में R। ठीक है, विद साइन कन्वेंशन काम कर रहे हैं, कोई भी डेरिवेशन हो, चाहे दर्पण में करो चाहे आप लेंस में करो, बिना साइन कन्वेंशन के नहीं होगा। आगे करते हैं, तो N2 इनटू में 1 अपॉन MC की वैल्यू हो गई प्लस में R, तो 1 अपॉन में प्लस R प्लस माइनस में 1 अपॉन MI की वैल्यू कितनी होगी, M से लेके I तक की वैल्यू हो जाएगी V, तो ये हो जाएगी माइनस में सॉरी प्लस में V। ये समीकरण निकल गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप आएगी, अंदर गुणा कर लेते हैं इसको N1 को, तो ये बनेगा N1 गुणा होगा साइन सोल्व करना नहीं कावरा करोगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगी N1 इनटू में प्लस वाले को आगे लेते हैं, माइनस वाले को पीछे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R, और ये इधर पीछे जाएगा तो माइनस, यहां पे आ जाएगा माइनस में 1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 इनटू में इसमें लिखें तो ये बनेगा 1 अपॉन में R, फिर ये देखो प्लस और माइनस, माइनस 1 अपॉन में V। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होगी, उसमें क्या करेंगे, इनको अंदर गुणा कर लेते हैं। तो N1 को अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा N1 अपॉन में R माइनस N1 अपॉन में U इज इक्वल्स टू, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा N2 अपॉन में R माइनस में N2 अपॉन में V। ठीक है, अब यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है, ये हमारी जो लास्ट स्टेप बनी है इसमें देखना, इस इक्वेशन में यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, दोनों कॉमन है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, R की टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं और बाकी टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे करें, ये प्लस का है N अपॉन R, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस में N2 अपॉन V इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस वाला। तो इसको इधर ले आते हैं तो क्या बनेगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं N2 अपॉन में V, ये तो इधर आके प्लस का हो गया, बचा क्या माइनस में N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू, ठीक है, N2 अपॉन R उधर है तो ये हो जाएगा N2 अपॉन में R, फिर ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस में क्या आएगा, N1 अपॉन में R। अब यहां से इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बनेगा, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू, R आ जाएगा एलसीएम और ये बनेगा N2 माइनस N1। तो यहां से ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो हमारा फॉर्मूला कौन सा होगा, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र होगा। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, डायरेक्ट याद करने का तरीका किस तरह से होगा वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करने के तरीके भी बताऊंगा। न्यूमेरिकल को सोल्व करना है तो 1 सेकंड में आपको किसी भी प्रश्न से, कोई भी गोलीय प्रश्न से, कोई भी अपवर्तनांक प्रश्न को 1 सेकंड में आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। वो ट्रिक भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, तब तक आप सारे वीडियो देखते रहिए। जो भी आपको डाउट्स हो वो कमेंट्स में लिख के दे दिए, वहां पे मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। बाकी थैंक यू, हैव अ नाइस डे।